नमस्कार दोस्तों। विमर्श का और आर्किटेक्ट इंडिया का ये जो कॉमन प्रोग्राम है, तो सबसे पहले तो जब काम शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण मसले पे हम लोग आज बहस करने जा रहे हैं। तो आप लोग यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइबर हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज जिस बड़े खुलासे की बात आज हो रही है, वो है कि ईवीएम को जिस तरह से बताया गया था कि फूल प्रूफ है और इसमें किसी भी तरह के छेड़छाड़ की संभावना से ये परे है। तो ये एक पूरा मसला था जिसको बार बार चुनाव आयोग जब भी सवाल खड़ा करिए तो एक डिनायल मोड पे वो हमेशा रहता था, और वो यही बताता था कि भाई यदि इसमें कोई भी गड़बड़ी होती तो दूसरे क्यों जीत जाते हैं, कांग्रेस क्यों जीत जाती है या दूसरी पार्टियां क्यों जीत जाती हैं। तो ये एक उनका बना बनाया मूल मंत्र था जिसको लेकर ये बार बार कह रहे थे। और पहले भी कई बार लोगों ने कहा कि हम हैक कर सकते हैं और बताइए इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। तो उनका केवल और केवल यही कहना था कि हम इस पे कोई भी रीराइटेबल नहीं है, इसमें जो चिप लगा हुआ है इतना है कि एक बार उसको लॉक कर दीजिए तो उसको में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से वो परे है। तो 22 दिसंबर को हम लोगों ने इसी पे एक प्रोग्राम किया था, और हमारे जो एक गेस्ट थी अपराजिता मिश्रा रांची से, तो उन्होंने जो सवाल खड़े किए थे वो सवाल खड़े किए थे कि जहां से ईवीएम बनता है, चिप्स बनते हैं वहां, और उनके जो डायरेक्टर्स जो बनाए जाते हैं स्वतंत्र डायरेक्टर्स, तो उस वो सवाल जो है आज पूरे अपने सबूतों के साथ वो आज खुलासा हुआ है तमाम चैनलों पे। तमाम जो यूट्यूब के चैनल हैं या अल्टरनेटिव मीडिया है वहाँ आज ये पूरा छाया हुआ है। तो आज पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पे हम आगे बात करेंगे। का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है भारत, और लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला है, स्वस्थ विपक्ष की जो सिलसिला है, वो एक अच्छे लोकतंत्र का परिचायक होता है। और भारत में अभी चूंकि परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं राजनीतिक, कि एक मजबूत विपक्ष का अभाव है। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि ईवीएम में मतदाता के जो अधिकार हैं उसका किस तरह से मशीन के माध्यम से हनन हो रहा है, उसके पहले मैं कुछ चीज पे फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी मुद्दे के गहराई में नहीं उतरते, हम मुद्दे के चुनौतियों को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्या ईवीएम पे जो उठ रहे हैं प्रश्न, कि उसकी विश्वसनीयता, उसके हैंग करने की प्रक्रिया क्या मतलब संभव है। तो ये मुद्दा पे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो MIT यूएसए में बोस्टन में एक धीरज सिंह का स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने कहा था कि ये मशीन को हैंग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक छोटे चिप की बात की थी, एक छोटे एंटीना के जो व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा, लेकिन उससे वो सारा सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, एंड उसको कोई व्यक्ति पकड़ नहीं पाएगा जब तक कि वो एक्सपर्ट नहीं हो। आम मतदाता से दूर रहेगा ये चीज, वो उनकी जानकारी से परे की चीज है। जो बहुत जानकार है वही देख पाएंगे, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसको हैंग किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि आखिर ईवीएम मशीन बनाती कौन है। दो कंपनियां बनाती हैं हमारे देश में। देखिए, कहां कहां से मुद्दे उठ सकते हैं, कहां कहां से लोगों के मन में अविश्वास घर कर सकता है, उस मुद्दे पे हम लोग पहले बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतदाताओं का राइट वहां आता है जब आपके सामने कोई चीज सर्व की जा रही हो और डायरेक्ट आप उस सर्विंग चीज को आप यूज कर रहे हो।
बट जो चीज बन रही है, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रश्न वहां से उठता है। तो यहाँ पे दो कंपनियां जो हैं वो भारत में ईवीएम मशीन बनाती हैं। तो पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग उस मुद्दे पे बात करें। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो ईवीएम मशीन बनाती है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ईवीएम मशीन बनाती है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं कि आखिर ये जो दोनों इकाई है वो किस तरह से काम कर रही है और किसके अधीन है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आप लोग सबको ही जानते होंगे, ये भारत सरकार की एक इकाई के रूप में जानी जाती है। सवाल ये कि क्वेश्चन कहां से उठता है, सरकार आपकी है, व्यवस्था आपका है, कंपनी आपकी है, जानकारी आपको, क्योंकि आज के इंटरनेट के दौरान जो दौर चल रहा है उसके दौरान बच्चा बच्चा आजकल इंटरनेट से बम बनाने की प्रक्रिया सीख सकता है। ये बहुत कॉमन चीज है। बच्चा बच्चा ये जान सकता है कि मशीन कैसे हैंग की जा सकती है, क्योंकि ये आपको यूट्यूब में उसके हैंग करने की सारी प्रक्रिया पब्लिक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो एक ये है जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जो हमारे सरकार की इकाई ही कही जाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसमें पूंजीपतियों का बोलबाला, अगर हम उसके निर्देशकों के चुनाव की प्रक्रिया को देखेंगे, शेयर होल्डर्स को देखेंगे जिनको ये पद दिया जाता है, जिसमें स्वतंत्र निर्देशक भी इंक्लूडेड है, तो उसमें आपको एक जगह फिर से सेंध लगता हुआ दिखाई देगा। तो दो व्यवस्थाएं जो सरकार के अधीन है, जहां से मशीन बनती है हमारे पास पहुंचने के पहले, तो अगर हम उस पर बात करें तो पहले सबसे प्रमुख हमको वहां से सेंध नजर आता है, जो जनता को जानना बहुत जरूरी है। जनता को इसलिए जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट अगर उनकी है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर कोई सरकार हो, मैं किसी भी सरकार के कार्य की प्रणाली पे क्वेश्चन नहीं उठा रही, मैं आम जनता बुद्धिजीवी वर्ग के मन में उठने वाले प्रश्नों को आपके सामने ला रही हूं। प्रक्रिया को क्यों स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, ये प्रक्रिया में क्यों सुझाव के जो अभी तक बात उठाई जा रही है, इसमें कुछ सुधार की जो बात सुझाव आ रहे हैं उसको क्यों इंक्लूड करना चाहिए, इस पे मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जहां से हो रहा है वो सरकार के अपनी अधीन इकाइयों से हो रहा है। अब सरकार जिनकी है वो उस इकाइयों को यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पावर जो है, पावर को कहां तक कोई यूज कर सकता है, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, ये हम लोग सभी को ही जानते हैं। आम जनता इस तथ्य से वाकिफ है कि क्या विषय को मोड़ा जा सकता है। तो विषय जब वही जहां से बन रही हो, जब बच्चा जन्म रहा हो, तो वहीं से अगर उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी जाए तो एक आम जनता जो अपने अधिकारों के लिए अभी तक संघर्षरत है, मैं चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हूं इसलिए मैं इस बात पे आपको जोड़ दूंगी कि समाज में अधिकतर जो तबका है हमारा समाज का, वो अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं है। तो इसी पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हैं। तो हमारे साथ शाहीन भाई हैं आपके सामने। शाहीन भाई, आपका स्वागत है। और बहुत संक्षिप्त नोटिस में हमारे साथ जुड़े हुए। आज थोड़ा थोड़ा सैफरन कलर है या लाल कलर वाले जैकेट पहने हुए शख्स दिखाई दे रहे हैं, लाल है सर, नित्यानंद जी। तो गहरा लाल है। नित्यानंद जी का भी स्वागत है। और सुर्ख लाल वाले जो जोड़े में है उनका भी स्वागत है। और मंद मंद मुस्कुराहट के साथ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अपने खिड़कियों से झांक रहे हैं, विघ्नेश झा भी हमारे साथ हैं। तो ये तो हुआ एक परिचय। अब हमारा जो पूरा जो ये है कि प्रश्न ही है जिस पे हम सब बातचीत करने वाले हैं, वो यही है कि ईवीएम के जरिए क्या पूरा का पूरा चुनाव को अपहरण कर लिया गया है। तो और जिन जिन तमाम मुद्दों पे आजकल जनता और बड़े जो बुद्धिजीवी वर्ग है आज उद्वेलित भी है, चुनाव आयोग की करतूतों को लेके, ईवीएम की करतूतों को लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम जगह
का दरवाजा खटखटा रही है, खटखटा भी रहे हैं और लगातार वोकल होके बोल भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं विघ्नेश जी पहले आपके पास आता हूँ कि मतलब क्या एक छोटे से मशीन से या छोटे से पुर्जे से किसी भी इतने बड़े लोकतंत्र को मैंने हाईजैक किया जा सकता है, या उसकी आत्मा को कैद किया जा सकता है, या केवल अभी एक वो कहिए कि अनुमान है या हमारा भ्रम है? जी। आ, सवाल इतना अच्छा आपने पूछा कि इसका जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए जी कि जितनी बड़ी मुसीबतें होती है वो छोटी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं। कोरोना के वायरस को हम लोगों ने नहीं देखा, इतना सूक्ष्म था, लेकिन उसने जो तबाही मचाई वो जगजाहिर है। परमाणु सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म का, जब उससे बम बनाए जाते हैं तो तबाही के सबसे बड़े औजार हैं। और ये जो माइक्रोचिप, ये भी बहुत छोटा होता चला गया है, बहुत छोटा है। लेकिन पूरे दुनिया के सरकारों को छोड़ दीजिए, वो सब वापस जा चुके हैं बैलेट की दुनिया में। लेकिन हमारी सरकार को और हमारे चुनाव आयोग को उस छोटे से माइक्रोचिप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। अब ये भरोसा क्यों है? सवाल ये है कि ये भरोसा क्यों है। तो देखिए, इस भरोसे की जो वजह नजर आती है, आपने कहा कि आज यूट्यूब के चैनलों पे छाई हुई है ये बात। यूट्यूब के चैनलों के अलावा कई सारे मैगजीन्स ने, जिन्होंने ये खुलासे किए, और जो रिसर्चर थे उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ना सिर्फ इस माइक्रोचिप के कहानी को उजागर किया, बल्कि इस माइक्रोचिप के कहानी के उजागर होने से एक 3 लेयर मैनिपुलेशन सिस्टम जो देख पड़ रहा है अभी, जहां तक हमारा हम सबों का, पूरे भारतीयों की जो शंका है, पूरे भारतीयों का जो अनुमान है, उस अनुमान को लगभग सही साबित करती हुई ये जो 3 लेयर मैनिपुलेशन सिस्टम का जो टूल किट नजर आ रहा है, वो अब उतना धुंधला नहीं रहा, बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। हाँ, जब तक इस पर कोई किसी एजेंसी की मोहर नहीं लगती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यही है। लेकिन ये नहीं है ऐसा बताने की कोई वजह नहीं। और ये जो 3 लेयर मैनिपुलेशन सिस्टम का जो टूल किट है, उस टूल किट को अगर आप बारीकी से देखें, हालांकि बहुत बारीकी से भी देखने की जरूरत नहीं है, तो आपको दिखाई पड़ेगा एक तरफ जो 3 तरह की माइक्रोचिप बनाती है, एनएक्सपी करके जो कंपनी है, विदेशी कंपनी है, 3 तरह की माइक्रोचिप्स बनाती है, और तीनों तरह के माइक्रोचिप्स उनके वेबसाइट के हिसाब से, उनके हिसाब से, खुद के हिसाब से वो रीराइटेबल है। दोबारा उसमें कुछ भी डाला जा सकता है और उससे कुछ भी निकाला जा सकता है, यानी रीराइटेबल। जो लोग सीडी यूज करते हो, पुराने कुछ पहले के समय तक तो 2 तरह की सीडियां आती थी। एक सीडी रीराइटेबल नहीं होती थी, वो सीडीआर बोलते थे, सीडी। प्रोसेसिंग वाली होती थी, जी ओटीपी।
और दूसरी जो वैरायटी होती थी वो रीराइटेबल होती थी। तो इनकी जो जो कंपनी माइक्रोचिप बना रही है ईवीएम की, वो तीनों के तीन तरह के चिप बनाती है और तीनों तरह के चिप रीराइटेबल है, पहली बात। दूसरी बात, इस टूल किट का ये पहला भाग मान लीजिए। इस टूल किट का दूसरा भाग है ईवीएम, और ईवीएम की चिप बनाने वाली कंपनी को ईवीएम बनाने वाली कंपनी ने अपने साथ एंगेज किया, और जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसमें जो वो भारत सरकार की कंपनी है, उसमें 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 4 डायरेक्टर्स बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, और उस पार्टी के लोग हैं, से जुड़े हुए लोग हैं, उनका अपना हित है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है या किसी तरह से वो सत्ता में आने से आने में उनकी मदद कर पाते हैं या करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये वो करना चाहेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या थे, जुड़े हुए हैं। तीसरा, इस टूल किट का जो तीसरा भाग है वो है, अब आप देखिए एक चीज कि मान लीजिए ईवीएम हैक नहीं कर पाते तो क्या करेंगे? ईवीएम रिप्लेस करने की कोशिश होगी। ये शंकाएं हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये सच हैं, लेकिन इसके भी उदाहरण बहुत सारे आ रहे हैं। आज ही बहुत सारे उदाहरण आए, तो और पहले भी आते रहे। तो अगर ईवीएम हैक नहीं हो पाती है किसी वजह से और ईवीएम मशीन्स बदलना पड़ जाए, तो उसके लिए चुनाव आयोग पर नियंत्रण होना जरूरी है। अभी हाल में आपने देखा कि बिल बना करके, नए बिल के माध्यम से जो 3 सदस्यीय जो समिति थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों का चयन करती थी, उसमें एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय हुआ करते थे, दूसरे माननीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और तीसरे विपक्ष के जो नेता होते थे वो होते थे। तो वो 3 पक्षीय था। अचानक से वो स्थायी प्रधानमंत्री के स्थायी नियंत्रण में आ जाता है उस बिल के माध्यम से, क्योंकि उसमें से मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया जाता है और उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके एक मंत्री को शामिल कर लिया जाता है। यानी 2-1 की मेजॉरिटी से हमेशा जो भी सत्तारूढ़ पार्टी के जो मुखिया हैं वो चाहेंगे या प्रधानमंत्री चाहेंगे, तो उनके सारे के सारे फैसले वैसे ही पास हैं। पता नहीं किस तर्क के आधार पर, किस लॉजिक के आधार पर ऐसा किया गया, और इसीलिए यह शंका बनती है कि ये जो 3 लेयर मैनिपुलेशन टूल किट है शायद वो काम कर रहा है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश जी। मैं शाहीन भाई आपके पास आ रहा हूँ। इसके जो 3 आयाम है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है। दूसरा, जो उसके डायरेक्टर्स, जो जिस कंपनी से बनाई जाती है, भारत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, 7 में से 4 तो खुल्लम खुल्ला बीजेपी के पदाधिकारी हैं। बाकी 3 वो क्या होंगे अब, उस पे हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से वही होंगे।
जिस तरह की पूरी चीजें बन रही है, मुझे दो चीजें थोड़ी सी समझनी है कि राणा आयोग की किताब आई थी, गुजरात फाइल्स, जिसमें किस स्तर की साजिश, साजिशों के अंदर कोई साजिश, उसके अंदर कोई साजिश, और इतने देर पे मतलब गुजरात की सरकार या गुजरात के जो सत्ताधीश हैं, जो आज आज भारत के सत्ताधीश बने हुए हैं, तो इसको समझने में 10 साल लग गए। इस 10 साल में लोकतंत्र को, जिस जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, तो वो कितना डैमेज हुआ होगा, उसका कोई अनुमान आप लगा सकते हैं क्या? शुक्रिया हिम्मत जी। नहीं, एक तो ये सवाल तो बहुत ही न जायज है, वाजिब है, और ये बहुत दिनों से उठाया जा रहा है इस सवाल को, इसको लेकर के। लेकिन वो जो आप बीजेपी के जो पदाधिकारी बता रहे थे, वो 4 लोग हैं, जिसमें से एक यूपी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो उनका नाम है डॉक्टर शिव यादव, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश बीजेपी के। श्यामा सिंह हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बिहार के हैं। एक है गुजरात से हैं, मनसुख करके हैं, मनसुख भाई, श्यामा भाई, जो राजकोट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो। और तीसरा जो है, ये ओबीसी मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है पीवी पार्था सारथी। तो ये ऐसे नहीं है कि जनरल मेंबर हैं लोग। वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, और इसमें दो जो है स्टेट लेवल के वाइस, वो भी बिहार और यूपी के स्टेट जैसे स्टेट। और तो ये ऐसा क्यों किया गया है भाई? ये तो एक ही पार्टी के 4 लोग, वो तीन हो, मुझे लगता है कि वो तीन भी जुड़े होंगे इनडायरेक्टली, संघ परिवार से हो गए होंगे कम से कम। ये तो ओपनली है। तो ऐसा क्या कारण है कि इस सरकार को जो कंपनी चीफ बनाती है, वहां पे अपने पदाधिकारी को बैठाया गया? क्यों कंट्रोल करना चाहते थे उस कंपनी को, जिस कंपनी हमारे ये जो डेमोक्रेटिक जो फेस्टिवल होता है, जो जिसको हम लोग त्योहार, हम लोग के जो इलेक्शन जो है एक तरह का त्योहार है, इस त्योहार में विघ्न जो है डालने के लिए आखिर ये कौन सोच सकता है? इस तरह वो कौन लोग हैं, उनकी विचारधारा क्या है? तो आप देखेंगे ये उसी विचारधारा से लिंक हैं जो लोग डेमोक्रेसी पे विश्वास ही रखते हैं। और इनका ये मानना है कि ऑलरेडी अनाउंस किया हम 50 साल तक रहेंगे। आपको याद होगा जब जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में ये कहा गया था, अमित शाह जी थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग अब अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी रूल करेगी। अब उसको आप इससे लिंक कीजिए। आप वो जो बोले थे कि अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, वो उस 50 साल कैसे आएगी? वो ऐसे ही आएगी। वो ये नहीं कि जनता के लिए काम करके, शिक्षा में बहुत अच्छा काम करके, हर गांव में स्कूल खोल करके, गांव गांव में लाइब्रेरी खोल करके, अस्पताल खोल करके। ऐसे नहीं इनका था कि हम लोगों को जागरूक बनाए, शिक्षित बनाए, हेल्दी बनाए, न्यूट्रिशन बनाए। हम कभी भी उनके एजेंडा में ये नहीं रहा कि हमारे बच्चे जो है जो कुपोषित हैं उनके लिए काम किया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की जाए, शिक्षा जो है दिन पर दिन खराब हो रही है, ये अच्छे काम करके, जनता के लिए काम करके नहीं करना।
वो ऐसे ही जो है। तो ये जो अभी बहुत सारी परतें खुलने बाकी हैं। जो राणा अयूब की बात किया था वो तो कई सालों तक वो लगी रही, तब जाके वो किताब गुजरात फाइल आई थी। अभी तो ये बहुत ही आप हम लोग बिल्कुल सतह पे हैं, आइसबर्ग नहीं बोलते बिल्कुल ऊपर हम लोग इसके। अभी और गहरा में जाएंगे तो और न जाने कितने आपको पढ़ते दिखी, कितने इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो इस जो इतने मुश्किल से जो हम लोगों ने आजादी पाई थी, जो डेमोक्रेसी हमने हासिल की है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पिछले 70 साल से इसको कैसे तबाह किया जाए, उसके और भी आपको सुराग मिलेंगे आने वाले दिनों में। हिम्मत जी। और किसी का माइक शायद बज रहा है थोड़ा। आप उसको बंद कर दे तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। जो बोल रहे हैं वही बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं अब जा रहा हूँ, चल रहा हूँ नित्यानंद जी के पास। नित्यानंद जी, जिस तोते की बात हो रही थी, बीजेपी का, या कहिए कि अ, एक, माने मैथोलॉजी है कि किसकी जान किस तोते में या किस चिड़िया में क्या बसती है। तो ये जान इनकी, ये ईवीएम के चिप में है या उससे परे भी कुछ है। और चूंकि ये हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से एक पूरी प्रक्रिया होगी, एक बड़ी मतलब सिस्टम होगा जो ये पूरा काम कर रहा होगा। तो हम चाहेंगे कि इस पे थोड़ा सा यदि आप बात रखें कि कैसे, जब 2014 में बीजेपी या नरेंद्र मोदी आए तो ये पूरी की पूरी पूरी जो कहिए कि तंत्र शायद वो बना लिया गया था, उसके बाद ही वो आए। तो इतने साल लग गए, 10 साल करीब करीब। अब जाके थोड़ी थोड़ी मतलब एक एक परत खुल रही है। तो और कितनी परतें हैं जो खुलनी बाकी हैं। और खास करके इलेक्शन को लेके जो यही है जहां से सारा कुछ मैनेज किया जाता है। नमस्कार सभी साथियों को। और मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं लाल पहना हूं। ये नहीं है, लाल है, प्योर लाल। ना ना, हम समझ गए थे। ठीक है। जी। सवाल देखिए, जो आपने कहा, मुझे नितेश जी ने कुछ टेक्निकल बातें कही और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। शाहीन जी ने 50 साल रूल करेंगे, डिक्लेयर अब डिक्लेयर करते हैं, है ना। आपने कहा रूल करेंगे, हमारा राज रहेगा, ये शब्द थे उनके। जो आपने कहा ना कि ये परते जो है और राजा की जो जान है वो तोते में, ठीक है। तो ये ईवीएम उस तरह से है, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है, शायद पिछले उसमें आपने चर्चा भी की होगी। जीवीएल नरसिम्हा राव जो थे, इनके बीजेपी के जो वो हैं, नेता हैं, उनकी किताब आई थी डेमोक्रेसी एट रिस्क, ये 2010 की जो है। और उसके ऊपर जो है, ये मेरे पास वो किताब है, लेकिन अभी क्योंकि मैं कवर पेज दे रहा था उसको दोबारा, और इसमें जो आप लिखा दिखा भी हुआ सकते है। हैं। हाँ, मैं ये दिखा दूंगा आपको, ये देखिए। ये जी जी। डेमोक्रेसी एट रिस्क जो है, ये जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब है ये, ठीक है। हम्म। ये बीजेपी के नेता है, और इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ दूं ऊपर। शायद प्रीफेस जो है आडवाणी जी ने शायद लिखा था। हाँ, आडवाणी जी का लिखा हुआ है। जी और जी। ये द शॉकिंग एक्सपोज ऑफ इलेक्शन कमीशन फेलियर टू एश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ये लिखा है। और फिर इसके नीचे के जो सब हेडिंग थी इस किताब की, कैन वी ट्रस्ट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये सवाल सबसे पहले ईवीएम पे सवाल बीजेपी ने उठाए थे। बीजेपी एक आपने अभी मुझसे जब प्रश्न किया तो आपने एक बात कही कि जो 14 में जब आए हैं तो उस पूरी घटनाक्रम को याद कीजिए कि किस तरह से अन्ना को उठा के लाके बिठाया गया, और जो पूंजी और कोयला और तमाम तरह के जो घोटाले जो गड़े गए थे, जिसमें किसी को सजा नहीं हुई, और जिस अधिकारी ने
ये बात कही थी, बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि सब झूठ था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा लिखा था। तो आए ये जैसे भी करके विनोद राय जी थे जो। विनोद राय ने, हाँ। तो वो तो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होने के बाद वो अन्ना गायब हो गए और बीजेपी इस खेल में बहुत महारत हासिल है कि जो उनके काम के होते उसका यूज होता है, उसके बाद वो गायब हो जाते, मतलब कहीं के नहीं रहते। चाहे मुकुल रॉय को आप देख लीजिए, जब इसमें फंसे हुए थे तो आए, और टीएमसी से जब गए तो सारी चीजें लेने के बाद वो भी निकाल दिए गए। या एक दबाव है, मतलब एक पूरी ये तैयारी करते हैं, इनकी तैयारी बहुत उस तरह से रहती है, बहुत रणनीतिक करते। और क्योंकि मनी पावर मसल्स पावर दोनों है सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के पास भी, और इनके कई संगठन है जिसमें काम। लेकिन जो टेक्निकल अभी ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, तो ईवीएम के विपक्ष जो है वो आज से नहीं है। आपको याद हो कि इससे पहले भी जब ये दूसरी बार आए थे तब भी 22 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई। यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल जो उठता है, कोई भी जो थोड़ा सा जागरूक होगा, कि एक तो सुप्रीम कोर्ट, दूसरा चुनाव आयोग। अभी आपने बताया, सर ने बताया कि चुनाव आयोग की शक्तियां किस तरह से खत्म कर दी गई। प्रधानमंत्री है, उनके कैबिनेट के एक मंत्री रहेंगे और विपक्ष का है, जिससे विपक्ष ने विरोध भी जताया था। इस तरह से चीजें लेके आए, तो कहने को सब कुछ जो है वो संसद से हो रहा है और डेमोक्रेटिकली, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, लेकिन उसमें विपक्ष के लोग जब गैर मौजूद रहते हैं या उन्हें सस्पेंड कर दिया, जैसे अभी 142 जो विपक्ष के नेता थे, उनको सदस्य जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया सवाल पूछने पे। तो किसी मतलब सवाल पूछा तुरंत उनको बाहर कर दिया। तो खेल जो है वो खेल इस तरह से नहीं है। जैसे हेडिंग कल ही आ रहा था कि राम मंदिर का, न्यूज में ही था टाइम्स ऑफ इंडिया के, कि राम मंदिर डन नाउ, जो सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड और इसकी बात आ रही थी, सीए की बात आ रही थी। तो ये जो अमित शाह ने कहा था ना, क्रोनोलॉजी समझिए, तो इस क्रम को आप समझिए कि इस क्रम से ये लेके जा रहे हैं। इनके लिए डेवलपमेंट कोई एजेंडा था ही नहीं, इनके एजेंडे बहुत स्पष्ट थे और आज भी स्पष्ट है, खुलेआम जो कहते हैं, जो चीजें करते हैं, वेलफेयर की जो चीजें आती है वो लोगों तक कितनी पहुंचती कितनी नहीं पहुंचती, वो ग्राउंड में सबको मालूम। लेकिन जो टेक्निकल जो सवाल बार बार, ये आज का सवाल नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे अहम भूमिका चुनाव आयोग की होती है, लेकिन उसकी शक्तियां खत्म हो गई और वो सत्ता के शिकंजे में है, उनकी मुट्ठी में है, उस तरह से काम कर रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही कि ये होना चाहिए, उसके तुरंत बाद ये विधायक ले आए और विधायक एक ले आए पार्लियामेंट में और पास करा दिया उनको। तो संख्या बल के दम पे जो है इन्होंने वो तमाम चीजें की हैं जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में अगर कोई भी विपक्ष है, अगर एक सदस्य भी है विपक्ष में, और अगर वो किसी चीज पे ऑब्जेक्शन करता है या प्रश्न उठाता है, तो लोकतंत्र का नियम है कि उसकी बात सुनी जाए और उस पर जो भी संस्था है, चुनाव आयोग मुख्य रूप से, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, अगर चुनाव आयोग में सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो दोनों जगह से यहाँ पे निराशा, जनता को निराशा मिली। विपक्ष किसको रिप्रेजेंट करता है? उस जनता को ना, जो जो जनता विपक्ष को भी वोट देते हैं, और वोट में जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें सत्तारूढ़ ज्यादा से, कई बार इनको जो विपक्ष में है उनका अगर परसेंटेज देखेंगे तो वोट उनको ज्यादा मिला है, तो उस हिसाब से। लेकिन उनकी अनसुनी लगातार हुई है। तो ऐसे में सवाल है कि भारत में लोकतंत्र कितना बचा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। हर हर जागरूक नागरिक को अपने आप से करना चाहिए कि, मतलब आप देखिए, सिर्फ ईवीएम का मसला नहीं है। अभी जो मेयर के चुनाव का जो आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखे होंगे, राघव चड्ढा कर रहे थे, तो बता रहे थे वो जो वीडियो आया है किस तरह से, वो तो वहां तो मशीन नहीं था, वहां तो हाथ से लिख के खुलेआम जो पर्ची दे रहे थे वो। तो ईवीएम नहीं है, मतलब ताकत के दम पे और पैसे के दम पे तो खेल खेल ही रहा है, खुलेआम होगा। सवाल यह है कि विपक्ष भी अगर विरोध करता है तो जो सुनवाई करने वाली जो संस्था है वहां पे अगर अनसुनी हो, तो ऐसे में हम जो तमाम लोग जो है, एक सवाल ये उठता है कि भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कितना, क्या रिस्क पे है या खत्म हो चुका है? क्योंकि आप पिछले कई चुनावों में देखिए कि खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ जो चुनाव आचार संहिता लागू होते हैं उसका उल्लंघन हुआ, उसकी शिकायतें गई हैं, या विपक्ष के तमाम
नेताओं के खिलाफ जो है वो गई है, लेकिन उसमें चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाया? ना उनकी सुनवाई हुई, ना कोई कदम। तो ऐसे में जब हम ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि कौन इसे करेगा? उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो नहीं रही है, उसकी मानने को सुप्रीम कोर्ट कुछ और देते। जैसे ये जो ईडी के डायरेक्टर थे, आप उसमें चले जाइए, मैं इसको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में सवाल क्यों उठ रहा है। ईडी के जिस डायरेक्टर को अवैध करार दिया था कि अवैध है, मतलब उनको गैर कानूनी कह दिया था कि इनकी नियुक्ति तो मतलब गैर कानूनी, इन बावजूद उसके उनको तुरंत वहां किया। आप दिल्ली के मसले को देखिए, गवर्नर वाला जो था, जिसने अधिकारी जो मतलब दिल्ली के पक्ष में, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसके बाद ये विधेयक ले आए और वहां पे केंद्र ने अपनी वो नियुक्त कर दी। तो लगातार जो सत्ता में जो पार्टी है, आप इसे डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे? क्या इसे कोई राजतंत्र भी नहीं, इसे डिक्टेटरशिप या कुछ और क्या आप कहेंगे? सवाल अगर आप और हम हमसे पूछ ले कि मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ और आप अपील अधिकारी हैं, और बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है, ये इसकी सुनवाई आप करें, आप उसके लिए नियुक्त किए गए हैं संविधान के तहत, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। आप उल्टा मुझे ही सवाल कर रहे हैं। फिल्मों में दिखाते नहीं है कि जो पीड़ित है वो पुलिस स्टेशन जा रहा है, पुलिस वाला कहते इसी को बंद करो, या आपने सूचना दी तो कहते भाई इसी को उठा रही है, यहाँ क्या कर रहा था। तो कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो रही। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत आसानी से उन लोगों को समझने के लिए दी है कि विपक्ष जो है वो अगर जा रहा है और वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि इसमें इस तरह की डाउट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी है या चीजें, लेकिन अगर शंका है, अगर चीजें आ रही हैं, उसे दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग में बैठे हुए, और अगर चुनाव आयोग में सुनवाई नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। ये सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह जानते हैं वो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनको मालूम है कि वो किस तरह से इस चीज को, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद होता है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन जब ये दोनों संस्थाएं, इस इससे संबंधित दोनों संस्थाएं जब सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र के तहत ये देश चल रहा है, या संविधान के तहत ये देश चल रहा है, या जो हमें डेमोक्रेसी का क्या होता है, 100 है तो 51 और 49 का होता है ना। तो जो 49 है उसकी नहीं सुनी जाएगी, जो 51 होगा। इसी तरह से बहुमत मिलता है ना। तो जब आप ये खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पास बहुमत है, आज से पहले किसी एमपी ने संसद में खड़े होके किसी विपक्ष के एमपी को, मतलब उसके जात को लेके, उसके समुदाय को लेके गाली दी है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तानाशाह की मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से चीजें हुई है। जो स्पीकर साहब है, ओम बिरला है, आप उनको देख लीजिए कि वो जब भी विपक्ष का कोई नेता बोलता है, जब भी कोई बोलता है, वो वो सुनते नहीं है, या कैमरा हटा देते हैं, या उनको दिखता ही नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ चुनाव आयोग में नहीं है, आप जिस संसद में लोगों ने चुन के भेजा उन सदस्यों को, उनकी सुनवाई भी उस स्पीकर नहीं करते हैं। ये विपक्ष के सांसदों ने भी ये शिकायत की है, ये हम नहीं कह रहे। जी जी ने ये आप सही कह रहे हैं नित्यानंद जी। जी, अब इस पे हम कहेंगे क्योंकि मैं अपनी इलेक्ट्रॉन बात खत्म कर रहा हूँ जो आप जी कह रहे जी थे। जी हाँ हाँ तो ये जो आपने कहा ना कितनी इसकी तह खुली, इसकी तह देखिए पूरी तरह से खुल चुकी है। मैं अपनी बात इसी भी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि उसके कई एग्जाम्पल हैं। अब इसमें अंत में क्या होगा या क्या नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः लोकतंत्र में लोगों का प्रेशर ही काम आएगा। अगर जनता चेते और जनता के बीच में विपक्ष की पार्टियां जाए, बजाय कि इन लोगों को, और उन्हें अगर समझाए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएंगी, मुझे लगता है कि इसका कोई समाधान, या फिर सुनवाई कर ले, नहीं तो अदरवाइज फिलहाल फिल वक्त में तो कोई मतलब समाधान नजर नहीं। और इसमें तीन बातें निकल के आ रही है। ये तो हो गया ईवीएम का जो मसला है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का, जो उस बनाने वाले जो उसके और और उसके जो मुख्य कंट्रोलर जिसको हम कहते हैं, या निदेशक, किसी भी कंपनी के निदेशक ही होते हैं। साथ में चार हैं स्वाभाविक रूप से। वो आज
ये जो इलेक्शन कमीशन का चुनाव का जो मसला है, ये भी जो आपने बताया कि जिस तरह से कर दिया गया कि वो प्रधानमंत्री जिसको चाहे या रूलिंग पार्टी जिसको चाहे वो उसके रूलिंग पार्टी जिसको चाहे वो जिसको बनाना चाहे वो बना ले। लेकिन एक मतलब सवाल यही खड़ा होता है कि बार बार चुनाव आयोग वो किसी पार्टी के लिए या चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, वो उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है। इसीलिए शायद 25 जनवरी को ही ये कार्यभार दे दिया गया था या बना दिया गया था। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, उसके एक दिन पहले संविधान से पहले ये निर्वाचन आयोग का बना दिया गया था, क्योंकि वही है जो एक निष्पक्ष चुनाव कराएगा, तमाम चीजें होंगी। वो एक संविधान से भी एक उसके दर्जा एक कहिए कि वो है। तो कल को ईवीएम के जरिए जो आप कर रहे हैं या दूसरे चीजों के जरिए आप कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर भी भारी पड़ेगा। जो सत्ता पक्ष है आज भले कर ले, दूसरा ये है कि जनता की अदालत भी तो है। तो वो जनता की अदालत में कैसे जाया जाए, उसका क्या तौर तरीका हो। एक तौर तरीका है कि राहुल गांधी यात्रा लेके निकल गए हैं, दिल जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, और शायद यही एक तरीका है जिससे, लेकिन इसमें बहुत साधन संसाधन और दूसरी चीजें भी लगती हैं। हम आप या आम जो बुद्धिजीवी है, जो समझ रहा है चीजों को, इसके खतरे को समझ रहा है, वो क्या करे, क्योंकि सारी कुछ तो उनके हाथ, उनके मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा है। जी, आपने सही कहा कि आम लोग क्या करें। बहुत वैलिड पॉइंट्स आए और बहुत बड़ी चिंता जो दोनों स्पीकर्स ने की इससे पहले जाहिर, नित्यानंद जी और शाहीन भाई ने। देखिए, लोगों के मन में जो संवेदनशील लोग हैं, जो जानकारियां एकत्रित करने में यकीन रखते हैं, उन लोगों के मन में ये बात है। और अब रास्ता भी, जैसे नित्यानंद जी ने बताया, कि रास्ता भी बहुत अधिक हमारे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के तौर पे या फिर एक संवेदनशील भारतीय के तौर पे, एक संविधान को मानने वाले नागरिक के तौर पे हमारे पास बहुत अधिक साधन अब बच नहीं गए, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं एक एक करके वो कब्जे में जाते चले गए। ये जो चंडीगढ़ वाले घटना की बात की नित्यानंद भाई ने, वो घटना एक खुले तौर पे लोकतंत्र को चैलेंज है। खुले तौर पर लोकतंत्र को एक चैलेंज है कि मैं आपके सामने पर्चियां बदल रहा हूं, आपके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो मिले जुले जो मिला जुला जो एक उनका उनका जो कॉमन कैंडिडेट है, उसको जो वोट पड़ते हैं उसमें से 8 वोट सामने में इनवैलिड कर दिए जाते हैं बिना किसी वजह के और बिना किसी वजह बताए। और इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उसके बाद वो फटाफट निकल लेते हैं वहां से बड़े आराम से।
बिना कुछ बोले, बिना कुछ सफाई दिए हुए एक कैंडिडेट को विजयी घोषित करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का है, और उसके बाद फिर वो वहां से निकल लेते हैं। तो ये चिंता की बात तो है, लेकिन इसके साथ जो चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया कहना अच्छा नहीं होगा, गोदी मीडिया शब्द इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल, तो मैं वही इस्तेमाल कर लेता हूं कि जो जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखा रहा हो, ये अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे कि जनता के तरफ से भी चिंताएं इतनी बढ़ गई हैं कि जनता के तरफ से भी ईवीएम के विरोध में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। किसानों ने भी अभी ऐलान किया कि वो ईवीएम का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक गण हैं, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सेवानिवृत्त जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, जो अपना सहयोग दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शायद 31 जनवरी को धरने का, यानी कि कल धरने का प्रोग्राम है। तो जनता जान रही है कि अब हम शायद लोकतंत्र या राजतंत्र में भी नहीं है। तानाशाही के दौर में शायद हम हैं, ये अब जनता समझ रही है। लेकिन जनता का एक वर्ग समझ रहा, जो काफी संवेदनशील रहा है हमेशा से, काफी इन्फॉर्म्ड रहा है, जो वर्ग वो समझ रहा है। जो दूर दराज की जनता है, जो दिल्ली से बाहर है, जो बहुत अधिक इंफॉर्मेशन के माध्यमों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो नहीं समझ रहा है। ये काम जितने भी यूट्यूब के चैनल्स हैं, मोदी जी के नजर में जो अर्बन नक्सल्स हैं, मोदी जी के नजर में ही जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, मोदी जी के नजर में ही जो अवार्ड वापसी गैंग है, ये उनका दायित्व तो बनता है, क्योंकि वो सारे ऐसे लोग हैं जो संविधान में यकीन रखते हैं, जो संविधान को अपना गाइडिंग फोर्स मानते हैं। तो वैसे लोगों की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि अब खुल के सामने आए। यदि वो वापस लोकतंत्र की व्यवस्था में जाना चाहते हैं, अगर उन्हें पिछले 70-75 साल का लोकतंत्र पसंद आया हो, तो उन्हें सामने आना चाहिए। आम लोगों को भी आना चाहिए। आम लोगों को आने के लिए सही जानकारी उन तक पहुंचानी चाहिए, सही परिदृश्य को रखना चाहिए। और आखिरी शब्द में, आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा कि देखिए, आज शहीद दिवस है। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी आज के दिन। और हर साल ट्विटर पे गोडसे वादी जो हैं वो अधिक ट्रेंड करते हैं, उनके प्रशंसक अधिक ट्रेंड करते हैं गांधी के प्रशंसक से, क्योंकि गांधी के प्रशंसक कभी भी ट्रेंड करा के किसी बात को अपने 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 जो आइकन हैं उनको महत्वपूर्ण बनाने में यकीन नहीं रखते। तो आप एक चीज, एक बात महसूस करनी पड़ेगी लोगों को
कि जो ऐसी आइडियोलॉजी है जो तानाशाही पे यकीन रखती है, जो लोकतंत्र पे यकीन नहीं रखती, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन नहीं रखती, ये वही आइडियोलॉजी है जिनको इस बात का भरोसा है या इस बात पे यकीन है जिनको कि यदि किसी व्यक्ति का, यदि किसी इंसान का जो इंसान की सोच है, जो उनका उनकी उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो इंसान को ही खत्म कर। मान लीजिए कि एक पल को कि गांधी जी अगर उन्हें बुरे लगते थे तो गांधी के अंदर से बुराई निकालने की भी बात सोच सकते थे वो, लेकिन नहीं। गांधी, महात्मा गांधी के शरीर को खत्म करके उनकी आइडियोलॉजी खत्म करने का ख्याल ही उन्हें आया, और ऐसे ख्यालों के साथ आप लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन करेंगे, ये संभव नहीं है। तो यही मेरा मैंने वो आप सही कह रहे हैं। एक तो मैं शाहीन भाई के पास आ रहा हूँ, ये है कि जिस तरह की अफीम चटाई गई है इधर 8-10 सालों में, और वो अफीम में वो हिस्सा जो कहीं छूट गया था इस लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, या कहिए कि अब उस हिस्से को अब ये बताया जा रहा है कि हम ही हैं जो तुमको इतना मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन फाइनली अंततः जो है उसी हिस्से को सबसे पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी इनके इनके लिए। तो ये जो अफीम जो चाटी हुई जनता है, जो दिन रात अभी राम लल्ला के बाद भी वो उन्माद करने में लगेगा, वो जाके मस्जिदों के सामने तरह तरह के करतब करते हैं। ये और बात है कि मुस्लिम समाज अभी भी इतना धैर्य है कि उसको लग रहा है कि 3-4 महीने बाद चुनाव है, और इनको जब कहीं से भी हमने कुछ भी किया तो वो जो जनता है, जो हमारे हमारी हमारी जनता है, उनको अफीम चटा के उनकी उधर कर लिया गया। और वही वो दिखता है वही। हालांकि आम समाज जो विघ्नेश भाई भी ये सब लोग ये कह रहे थे कि 80%, 60% तो जो इलेक्टोरल वोट है वो तो विपक्ष के पास है। तो ऐसे में ये जो अफीम चाटी हुई जनता है उस वो कैसे समझेंगे कि दरअसल अ, अभी तो जितना हिंदुत्व और हिंदू होने का जितना आप ढोंग रच लें, या उसके लिए जितना पैसा शासन प्रशासन की ओर से मदद मिल रही है, तब तक तो मौज है। लेकिन सबसे ज्यादा वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया यदि खत्म हुई तो सबसे ज्यादा वो लोग उनको कुचला जाएगा, उनको उनको खत्म किया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस चलाया गया है, मैंने शुरू में ही कहा कि कई लेयर है। तो ईवीएम पे यदि अ, भी यदि कुछ थोड़ा बहुत भी समझ पाए, अभी तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, तो वो सुनने लायक कैसे बनाया जा सके, वो उस दिशा में यदि कुछ बात हो पाए, क्योंकि चारों ओर से बंद है, और अफीम चाट के मस्त है, नाच रही है, गा रही है, और उन्माद में लगा हो। तो इसके इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कुछ आप
कोई रास्ता निकालने की या देखिए, बात करने एक की। तो जो आप बोल रहे हैं कि जो अफीम खा करके जो ठोस तैयार किया गया है, एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे एक प्रोसेस जो है, जब कांग्रेस कमजोर होती गई और वो जो स्पेस, उसको कमजोर होने से जो स्पेस बनता चला गया, उस स्पेस को किसने भरा है, और वो स्पेस को लेफ्ट हो, समाजवादी लोग हों, या ये लोग क्यों नहीं भर पाए उसको। भाई, जब कांग्रेस, आप राजीव गांधी के बाद से आप देख लीजिए, है ना, जो 89 के बाद से आप देखिए, अ, ये गठबंधन की सरकार बनी, वीपी सिंह रहे एक बीच में, और एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ राइट। राइट ने वो जो कांग्रेस का जो स्पेस है, उसको बहुत ही सलीके से राइट राइट उस स्पेस को कवर करते जा रही थी। वो एक पीछे कांग्रेस हट रही एक कदम, वो कदम भर जा रहा है, फिर और पीछे आ रही, फिर, लेकिन लेफ्ट उस स्पेस को नहीं भर पा रहा है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते, इसमें जो कि नहीं, जो हम लोग हैं, जो अ, इनकी भी बहुत गलती है कि वो इस पे छोड़ते गए, सरेंडर करते गए। ये अपने, ये लोग तो वैसे ही हैं, मतलब एक जो पुराने जमाने के जो आप कहावतें जो हैं, कि अ, अंधकार कुछ भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट है। अंधकार ने अपने आप में कुछ नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ लाइट है। तो ये लोग ये जो आरएसएस है, बीजेपी है, बेसिकली ये लोग एब्सेंस ऑफ लाइट है। तो इसीलिए इनको हम रिएक्शनरी भी बोलते हैं, कि ये किसी के खिलाफ होते हैं। ये अपने आप में इनका क्या कोई भी movement चलता है, एक दुश्मन इनको चाहिए, उसी के, इसीलिए उनको बोला था कि रिएक्शनरी फोर्सेस को, क्योंकि अंधकार जो है कि नहीं, अंधकार क्या है, आप अंधकार को उठा के आप बाहर खिड़की से नहीं फेंक सकते हो। एक आपको चिराग जलाना पड़ेगा, एक कैंडल लानी पड़ेगी। बीजेपी जो है, क्या जो सोच है, आरएसएस की सोच है, वो उसी अंधकार के मानिंद है, जिसको आप उठा करके आप फेंक नहीं सकते। उस अंधकार को हटाने के लिए आपको लाइट जाना पड़ेगा, आपको चिराग जलाना पड़ेगा। अब वो चिराग जो है हम लोग नहीं जला पा रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। क्या हम लोग जो किस है उस, तो ये जो है ना, ये विचारों की लड़ाई है। हम लोग इसको जो है विचार तक तो ले ही नहीं जा रहे हैं। वो सक्सेस, वो हम लोग जो है जो शांत हो जाते हैं, अब वो लोग ढोल तमाशा समझ आता है। अभी जो 22 जनवरी के बाद से जो चीजें हो रहा है, ये थोड़ी, बहुत सारे लोग हुए हैं थोड़े से, दिखते बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बाइक में झंडी होती है, बाकी लोगों की बाइक में झंडी नहीं होती है। आप देख आप देखेंगे कि हार्डली 2-3% ऐसी बाइक मिलेगी, गाड़ियां मिलेगी, जिनकी यहाँ वो झंडी, वो पर्टिकुलर एक तरह की झंडी है, वो 22 जनवरी वाली जो है, लेकिन वो दिखती है और नहीं दिखती है, और लगता है कि बहुत है वो लोग, वो बहुत नहीं है वो लोग। हम लोग और क्या झंडे किया है दिखते कि नहीं। इसको जो है, स्पेस जो है कि नहीं, कैसे कवर करना है आपको, कैसे हमको रीऑक्युपाई करना है ना। उस स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए आपको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही तेजी से, जोर से, आपको एक अल्टरनेटिव विजन का जो है, जो सही विजन है, जो डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है ना, सभी के भाईचारगी की है ना, जो आजकल जो राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की है,
वो वाला जो है आप उसको नहीं ले जाएंगे तो आपका वो स्पेस जो है कि नहीं, वो अंधकार बढ़ता चला जाएगा वो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन नित्यानंद जी, अ, अब चूंकि लंबा हो रहा है तो संक्षेप में हम चाहेंगे, ये जो कह रहे हैं कि जो अंधकार है आज एक बड़े हिस्से को भाने भी लगा है, और उसको लगता है कि यही हमारे लिए लाइट है। तो मेरे परसेप्शन का जो सवाल है, हम कह रहे हैं कि किस तरह से 2014 में तो मुझे लगता है कि एक वो परिणाम दिखाई दिया। इसके पहले कौन कौन सी परिघटनाएं या किस तरह से चालें, किस लेयर पे किस तरह की चालें चली जा रही थी, और एक स्वाभाविक रूप से एक इसमें बहुत बड़ी पूंजी, जिसको आप कारपोरेट कहिए या कुछ भी कहिए, वो भी लगी हुई है। तो ये पूंजी का केंद्रीकरण हो जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे इस तरह की ताकतों का भी आरएसएस तो 1925 से है, लेकिन वो इस समाज, यही समाज है जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आज 14 के बाद अचानक क्या चीजें हो गई कि आज वो मतलब एक्सेप्टेबल हो गया, और बाकी सारी जो चीजें चल रही थी 70 साल या 65 साल या 60 साल की, वो मतलब मैंने उसको एक तरह से कूड़े में डाल दिया। ये जो प्रक्रिया है, इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा नहीं देखिए, मैं अपने पहले भी यही जब बातें कह रहा था कि जो आपने शाहीन भाई से सवाल पूछा था और शाहीन भाई ने वो बात कही थी कि आप किसी अंधेरे को उठा के फेंक नहीं सकते, वो सही बात है। मैं बहुत छोटे बिंदु में आपको बता रहा हूँ। ग्रामसी को याद कीजिए कि ग्रामसी ने बहुत पहले ही कहा था कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको, मतलब क्योंकि पूंजीवाद को सांप्रदायिक ताकतें ही ठीक लगती है, मतलब उनका प्रमोशन और भी विद्वानों ने ये बात कही है, और ये हो रहा है, आपको दिख रहा है कि पूंजीवाद, जो पूंजीपति है देश के, मध्यम वर्गीय और जो बड़े पूंजीपति हैं, वो लगातार इनके सपोर्ट में है और इनको बढ़ावा दे रहे, क्योंकि उनके लिए ये बना रहेगा और इनके लिए ऐसी सरकार उनको चाहिए, ये उनको सूट करता है। ये परिघटनाएं हुई होंगी, आप देखेंगे कि वो सिर्फ 14 में नहीं हुई, 14 से पहले इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। किस तरह से वो आंदोलन किया गया था, जो मैं पहले भी कह रहा था। ये देखेंगे, जैसे कुछ नहीं तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ले आए, मतलब जो कांग्रेस के नेता थे, ये एक एक व्यक्ति को ये हर मौके के लिए चुन के रखते। मैं दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप देखेंगे कि जेएनयू में जो विरोध करते थे छात्रों का जो अधिकार, अभी जेएनयू ने क्या किया, शाहीन भाई जेएनयू से ये पूछ लीजिए कि वो सारे नारे और कविताएं, जबकि डेमोक्रेटिकली उसमें राइट लेफ्ट सब आते थे, वो प्रशासन ने आदेश दिया कि करेंगे तो लगेगा। जो लोकतंत्र में जो विरोध का जो अधिकार था, आपने उसे मार दिया, या फिर आप उसे सुनते नहीं, आप इतने ताकतवर हो चुके। मतलब जंतर मंतर में आप जाइए तो टाइमिंग निर्धारित है 10 से 4, या जो अभी पहलवान जो कर रहे थे उससे पहले आप देखिए किसान होंगे, उन्होंने कब लिए, जब 700 किसान मर गए उनको। अभी फ्रांस, नीदरलैंड वगैरह में किसान कर रहे हैं और इससे भयानक तरीके से आंदोलन वहां चल रहा है, वहां कोई किसानों पे लाठीचार्ज उस तरह से नहीं हुआ है। वो ले जाके मंत्रियों के घर पे मैकडॉवेल्स पे जाके गोबर का वो पानी छिड़का रहे हैं, आप देख लीजिए, खबर है सब जगह। यहाँ पे क्या हुआ, वो मरते रहे। जैसे ही यूपी का चुनाव आया तब जाके उन्होंने कहा कि हमसे हो गई, कि कानून वापस ले लिए। वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि चुनाव आया था, इनको सत्ता चाहिए था, तो वहां पे इसके लिए उन्होंने उसको वापस ले लिया। घटनाएं जिस तरह से हो गई, वो जनता को जो है, इनको शिक्षा से मतलब तो है ही नहीं। ये ऐसे लोगों को आगे लाए जो भ्रमित करने में माहिर है। आप देखिए कि राम रहीम को कितने बार पैरोल मिला है अब तक। जब भी चुनाव आता है, वो व्यक्ति जो बलात्कार और हत्या के मामले में जो जेल में, जिसको आजीवन कारावास हुई, हर चुनाव से पहले पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ उसको लंबे समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। जो तैयारी आप कह रहे थे ना कि कैसे जाए, तो सिर्फ राहुल गांधी से नहीं होगा, कोई भी कोई गांधी या उससे नहीं होगा, किसी एक पार्टी से। लेफ्ट की जो पार्टियां हैं या अन्य अन्य जो दल हैं,
आप खुद, मैं आपके साथ बस में दिल्ली में घूमा हूँ, आप बताइए कि ये जो मुद्दे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपने किसी को ऐसे उस पर बात करते देखा है कि ये समस्या है? पहले होती थी यूनिवर्सिटीज में, आप और हम गवाह हैं कि हम ही लोग दोनों बात करते थे तो कोई पीछे सुनता था तो शायद कुछ बोलता था, चुप हो जाता। तो व्यक्ति जो आप कह रहे हैं ना, आप किसे करेंगे? और जो शाहीन भाई से, मैं इस बात से ये नहीं करता कि हम नहीं उठा रहे, बिल्कुल आप उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि हमारा टॉर्च, वो जो उनके पास जो बड़ा सा वो जो आग उन्होंने जलाई है नफरत की, उसके आगे वो टॉर्च की रोशनी थोड़ी फीकी पड़ रही है। सत्ता में जो नफरत, जो लोग बैठे हैं और जिन्होंने नफरत की, मतलब जो नथुराम गोडसे की जयकार बोलता है उसको तो एमपी बना देते हैं, ले आते हैं, भले ही कह दे कि दिल से माफ नहीं करो, ऐसा तो होता नहीं ना। तो साफ दिख रहा है कि इनकी राजनीति और इनकी पूरी चाल जनता को बिना मास मूवमेंट के, सारी पार्टियों को, जो पार्टियां लोकतंत्र में और आपके संविधान में विश्वास रखती है, उन्हें वो बिना जनता के वो ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते बगैर जनता को साथ दें। तो एक प्रयास एक नेता कर रहे हैं, कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे तो आगे समय लगेगा। मुझे लगता है कि तमाम जो इस तरह के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जो समाज में ऐसे का लोग हैं, उनको जनता के बीच बार बार जाना पड़ेगा और ये चीजें उनको जोड़ना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी घूमता हूँ तो मैं लोगों को इस तरह की इन चीजों पे बात करते नहीं देखता हूँ बहुत गंभीरता से। जो आपने कहा ना, धर्म अफीम नहीं था, वो धर्म की अफीम जो है, तो इस नशे में उनको लेके गए हैं। जिस प्रदेश में जहाँ वाम का इतना लंबा शासन रहा है, वहाँ पे भी वो जो स्कूल ड्रॉप लड़के हैं जो बेरोजगार है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि जय श्री राम बोल रहे हैं, जबकि बंगाल में तो राम की पूजा होती नहीं, तो शक्ति, यहाँ तो शक्ति की पूजा होती, परंपरा रही। बाकी ये चीजें कहाँ से आई है? क्योंकि बंगाल में तो सारी, मतलब दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा यहाँ होती है ना। आपने भी, आप जितना जानते होंगे, कभी सुने? लेकिन अब कुछ ऐसे फोर्स तैयार कर दिए गए, कुछ लोगों को भेज दिया गया जो यहाँ आके लोगों के बीच में काम करे और ये बातें फैलाएं, ठीक है ना। तो जहाँ पे शक्ति की पूजा होती थी, नारी शक्ति की, नारी देवी, यहाँ पे सारी चीजें, सबके घर में राधा और कृष्ण की मूर्तियां यहाँ पे मूर्ति में, वहाँ ये कौन लगा रहा है, कौन लेके जा रहा है? तो शाहीन भाई ने बार बार बहुत अच्छी बात कही कि झंडा लेकर निकल रहे वो कम है, दिखते हैं। उनकी तैयारी पहले से रहती है, और वो भी उनके नहीं होते, वो किराए के लोग होते हैं। वो जो बेरोजगार लड़के हैं उनको पैसे देके भेजा जाता है कि भैया आप जाइए और निकालिए यात्रा। मौके तैयार होते हैं कि, और रूट तैयार कर देते हैं कि इस रूट से आपको जाना है। तो ये आपको दिख रहा है ना कि पूरी साजिश चल रही है। बस अंतिम एक बात, जो ग्रामसी ने भी कहा था और मार्क्स ने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी जब जब उन्नत होगी उसका इस्तेमाल इस तरह के कोशिश करेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव फोर्सेस है वो इसका इस्तेमाल आज भी, आप देखिए कि जो वाम दल है, वो टेक्निक मामले में या आईटी जो प्रचार हो रहा है जिस तरह से, जो कुछ संचार के माध्यम है, उसका प्रचार ये कहाँ कर पा रहे हैं? आज भी वो थैला लेके और पर्चा बांटने से नहीं होगा। आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, जमीन पे भी जाना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक और जो साइबर चीजें हैं उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आईटी का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करनी पड़ेगी, आपको अपनी बातें पहुंचानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो कथित रूप से जिसको नेशनल मीडिया कहा, जो फालतू मीडिया सत्ता का, वो आपकी बात नहीं करेगा। आप उनके लिए वही मुद्दा है कि विपक्ष ने क्या कहा, वो महंगाई की बात नहीं करेंगे, वो किसान की बात नहीं करेंगे, नहीं कर रही है, पिछले 10 साल से बात नहीं। तो ऐसे में जो सवाल मैं पहले भी कहा था कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो जिन संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई थी संविधान के तहत, जिनका ताकत है, जो कर सकते हैं, वो आपके साथ में नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं उम्मीद के साथ हूँ, लेकिन तरीका यही है कि जो पार्टियां हैं उनको जनता के बीच मैक्सिमम रीच जाने, मतलब रीच करनी पड़ेगी, पहुंचना पड़ेगा उनको, उन दलों को, और उन्हें लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इन तमाम घटनाओं के खिलाफ अगर वो उनको नहीं लेके आते मैदान में आएंगे तो कोई भी सत्ता हो, कितनी ताकतवर सत्ता हो, उसको झुकना पड़ेगा, ये तय है। जनता की ताकत के आगे बड़े बड़े नहीं टिक पाएंगे। लेकिन जनता को लाने का काम ये उनका है जिनका संविधान में विश्वास है, जो अभी भी डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी में और शांति में विश्वास रखते हैं, भाईचारा में विश्वास रखते हैं, उनको उतारना पड़ेगा। हम अब लगातार ये बातें कर रहे हैं ना, तो हमारी, मैंने कहा ना कि उनके वो जो नफरत की जो आग लगी हुई है, उन्होंने जो भड़काया शोले, उसके आगे हमारा जो टॉर्च है, जो उम्मीद की टॉर्च हम लगा रहे हैं, वो कम है। इसलिए वो कह रहे थे कि हम और दोषी, हम दोषी नहीं, हम कर रहे हैं, हमारे पास माध्यम नहीं, या हमारी आवाज शायद उतनी, हम तो बातें वही कर रहे हैं।
नहीं नहीं, वो जनता के हित आप में। सही कह रहे हैं विघ्नेश जी, क्या नाम, सॉरी, नित्यानंद जी। हम तो शायद यही चिंता है कि आज हम रात नहीं, को अब 10, जस्ट एक एक हाँ। जोड़ लूं जो नितिन जी कह रहे थे। एक तो ये है कि जेएनयू में एक जगह है, उसको बोलते हैं फ्रीडम स्क्वायर। वो एडमिन ब्लॉक है, जहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुआ करते थे। अब वहां पे इकट्ठा होने में 20,000 रुपया फाइन हो गया है। अब जो है कि नहीं, हम वहां जा नहीं सकते हैं, मतलब 4-5 लोग जाकर अगर वही वही मैं ऐसा कह रहा लगा था, कि वही हाँ, मैं बता रहा था जी। है ना, तो वो ये है। तो ये है। दूसरा एक और जमाना हमारे जमाने में था, क्योंकि कि हम लोग ने धरना दिया था, फी हाइक हो गया था वो। तो हम लोगों ने उस जमाने के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर अलग, वाई के अलग। तो दोस्त पिछले साल उनका देहांत हो गया, 1-2 साल पहले। वो विज्ञान प्रोफेसर, मंत्री भी थे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हाँ भी हाँ थे, हाँ मिनिस्टर हाँ हाँ, मिनिस्टर भी बोले थे जी। वाई के अलग। मैं उनका, हम उस धरना प्रदर्शन में था वहां पे। मैं था, चंदू थे, चंद्रशेखर जो थे, जो जिनका बिहार में हो गया था। चंदू उस वक्त प्रेसिडेंट थे, और प्रणय श्रीवास्तव थे। हम सब लोग पूरा सारा जेएनयू, तो वहां जाकर धरना दिए थे हम लोग, घेराव कर लिए थे वीसी का। सुबह से लेकर फिर शाम को वीसी नहीं कर पाए, तो वीसी ने भी धरना दिया। हमारे जहां पे धरना हम दिए थे, वाई के अलग भी आके वहां बैठ गया कि आप लोग हमारे फ्रीडम का वायलेट कर रहे हो। मैं था उसमें, लेकिन मैं छोटा था, स्कूल में था तब मैं था। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि वो भी एक तरीका था। वाई के अलग जो है वाइस चांसलर थे, वो आके धरना बैठ गए कि यू आर वायलेटिंग माई राइट टू फ्रीडम। आई हैव टू गो टू टीच स्टूडेंट, आई हैव टू डू दिस, आई विल नॉट अलाउइंग मी टू। सो वो भी धरना बैठ, जब वो धरना बैठेंगे तो प्रोफेसर भी धरना बैठ गए वीसी के साथ। तो एक तरफ स्टूडेंट, एक तरफ टीचर्स। फिर बाद में समझौता हुआ। अ, तो समझौता हुआ बाद में, वीसी ने स्टूडेंट को जूस पिलाया, स्टूडेंट ने वीसी को जूस पिलाया, देन वी एग्रीड ऑन सर्टेन थिंग। सो हम कहे कि एक वो था। और आज जो है, मैं अभी कुछ दिन पहले गया जिन्हें, तो आई वाज कि मुझे बताया गया कि फ्रीडम स्क्वायर पे तो आप अब 20,000 का फाइन लग और जाएगा। ये इसको थोड़ा इजी कर दूं, ये एक सप्ताह पहले की बात न्यूज है। और दूसरी बात है कि ये इसका सीधा मतलब है कि आप जो बात कहना चाहते हो वो बात भी लोगों तक ना पहुंचे ही है ना, आपको रोका जा रहा है ना, जैसे राहुल गांधी को हाँ रोका गया, आप लोगों बीच ना जाए। वो हर तरह हाँ। से ये दिख रहा है ना कि सत्ता चाहती क्या है। तो डेमोक्रेसी में हम्म, इसका कहाँ बिलीव है, आप हम्म, मुझे बताइए हम्म, इसका, है ना ये। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई और हम्म। नित्यानंद जी। जी, विनय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अन्ना ने विघ्नेश जी के पास ही आ रहा हूँ। अच्छा। वो इसके मतलब आप सब लोगों की बात सुन के एक चीज और आ रही है। जनता के बीच से एक सवाल उठ रहा है। जो भी चिंतित है इस पूरे उसमें, उनका ये कहना है कि अ, मतलब इलेक्शन का जितने विपक्ष के लोग हैं या पार्टियां हैं, वो लोग बाइकआउट क्यों नहीं करते। जब मालूम हो गया कि भाई ये सब यही होना है, तो फिर आमने सामने की लड़ाई हो, मतलब पहले भी जितने तानाशाह रहे हैं, चाहे वो हिटलर हो चाहे मुसोलिनी हो, ये तमाम वो आए तो इलेक्शन के प्रोसेस से। और तथाकथित डेमोक्रेसी के मंदिर कहिए या उसकी इमारत कहिए, उसको उन लोगों ने चूमा। और ऐसा चूमा कि वो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी की आत्मा को ही उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ भी वही हाल है। मतलब जब 2014 की आपको, वो पहला दिन जब नरेंद्र मोदी गए पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे, तो वो जो चुंबन है और आज जो अट्टहास है, चुम अब इस बीच में अब कोई रास्ता बचा है। मोहब्बत की दुकान तो ठीक है, चलेगी। और आप इसी जो तथाकथित उनके ही इलेक्शन कमिश्नर, उनके ही ईवीएम, उनके ही तथाकथित जो तंत्र है, उसमें अब कितना आप कर पाएंगे। जी। तो ये थोड़ा सा हम करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं।
जी। पहले तो मैं जो नित्यानंद जी और शाहीन भाई कह रहे थे, मैं उनका श्रोता बन जाने में मंत्रमुग्ध था, मतलब उनका श्रोता बन के, क्योंकि जो चीजें दिल से निकलती हैं वो दिल तक पहुंचती हैं, और मेरे दिल तक पहुंच रही थी। उसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा पहले, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। उसमें एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि ये बोलने की आजादी जेएनयू की नहीं। आप गौर से देखिए, सिर्फ जेएनयू की नहीं, आप गौर से देखिए तो जितने ट्रेड यूनियंस, जितने एनजीओज, जहां से भी अधिकार की बातें हुई, जहां से भी अधिकार की बातें उठी, उन सबको दबा दिया। क्यों? क्योंकि सत्ता हमारे पास है, इंस्टीट्यूशंस हमारे पास। अब दूसरी बात पे आपके आता कि विपक्षी दलों के लिए ये बातें उठ रही हैं कि इलेक्शन का बाइकॉट करें। तो जान लीजिए कि आपका दुश्मन वैसा है जैसा आप आपने हमने सबने वो फिल्म देखी होगी, बहुत ही क्लासिकल मूवी है, जाने भी तो यारो। तो उस फिल्म में एक सीन है जब लक्ष्मण राम को कहते हैं कि अगर मेरी मां समान भाभी को तुम लेके नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो राम लाठी उठाते और उसके सर पे एक लाठी मार देते हैं, दे दो। वो स्थिति आज संसद की है। अगर विपक्ष किसी बात पे विरोध करता है तो वही लाठी उठ जाती है माननीय स्पीकर महोदय की कि भाई बाहर जाओ, अगर तुम सहमत नहीं हो तो बाहर जाओ, या तो यहां पे बैठ करके सहमत रहो या बाहर जाओ। वही लाठी है। बहुत बड़ा कटाक्ष था वो भी, और ये भी स्थिति उस कटाक्ष को जीवंत कर रही है। ऐसे में इलेक्शन का बाइकॉट कोई रास्ता नहीं है, बल्कि जो नित्यानंद जी कह रहे थे कि जो नेता सोए हुए हैं, खास करके देखिए, खास करके विपक्ष की जो रीजनल पार्टियां हैं, जिन्हें ये लगता है कि इधर नहीं तो उधर चले जाएंगे, वो इस बात के लिए सचेत हो जाएं कि जब इधर कोई बड़ी फोर्स नहीं बचेगी तो वो भी नहीं बचेंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे, उन्हें भी निगल लिया जाएगा। अभी उन्हें, जैसे जब हम बंसी से मछली पकड़ते थे एक जमाने में, या फिर अभी भी लोग पकड़ते हैं, तो उसमें कुछ चारा डालते हैं, तभी मछली उस चारे को खाने आती है और फंसती है। तो रीजनल पार्टीज का, जो नीतीश जी की घटना हुई या फिर अभी होने वाली है, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे दलों का जो है अंदरूनी एक साठगांठ होती है उनकी। यहां तक कि मैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस में एक बड़ी संख्या में उच्च स्तर पर जो नेता बैठे हुए हैं, उन पे भी प्रश्न खड़ा करना चाहूंगा कि जिस जितनी बुलंद आवाज उनकी आनी चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी जी मान लीजिए कि अंधकार को मिटाने का, जैसा शाहीन भाई ने कहा और नित्यानंद जी ने कहा कि अंधकार को मिटाने के लिए जो टॉर्च के बराबर की एक रोशनी जला रहे हैं, जो अपर्याप्त है, उसमें अपने अपने मोबाइल फोन का जो टॉर्च है कम से कम वो तो ऑन करे बाकी नेतागण, चाहे वो कांग्रेस के हों, विपक्ष के किसी और दल के हों, या फिर
जो समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्हें डरा के, धमका के, बदनाम करके या किसी भी तरीके से चुप करवाया गया, हम आप यहां पे क्यों बैठे हुए? हम तो पांचवें स्तंभ के पार्ट थे। हम तो जमीनी कार्यकर्ता थे, हम सारे। नित्यानंद जी को छोड़ के इस पैनल में नित्यानंद जी नित्यानंद नित्यानंद जी जी, भी वही हैं। हाँ, मैं है वही, सोच वही है। सोच नहीं, काम भी किया है। हाँ, अच्छा, काम भी किया है तो लीजिए, तो फिर हम लोग सभी पांचवें स्तंभ के तरफ से हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जिन्हें आज अपनी आवाज के लिए माध्यम ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन जो चौथा स्तंभ था, उसमें जो बड़े बड़े नाम थे, जो नामचीन लोग थे, जिनकी बातें लोग सुनती थी, या तो वो पलट गए किसी भी वजह से, दबाव में या किसी भी दबाव, किसी भी और किसी अन्य कारण से, या फिर वो आज खामोश है। उन्हें आना पड़ेगा, विचार की लड़ाई में विचारकों को आना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे, जिन उदाहरणों से, क्योंकि हम लोग बहुत जुगनू के जितना रोशनी कर सकते हैं, हम लोग बहुत अधिक रोशनी नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे जो लाखों करोड़ों जुगनू आ जाएं, या फिर कुछ और टॉर्च आ जाए, तो माहौल जो है बदल सकता है। इसमें अगर राजनीतिक दल जो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, विपक्ष में है, अगर वो स्ट्रांग दिखेंगे, अगर वो समर्थ दिखेंगे, तो जो डर है, जो भय है लोगों का, जो इंटेलेक्चुअल्स का, या फिर दबाव है, उस दबाव को तोड़ेंगे वो। यहाँ ये मेरा मानना है जी। ये आप सभी लोगों का फिर से क्या कहें, शुक्रिया अदा तो करेंगे ही। ये चूंकि लंबा हो रहा है, टाइम भी काफी हो गया है, तो इसको यही हम खत्म करते हैं। और इस नोट्स पे कि अ, अभी भी टार्च तो हैं, जुगनू भी हैं, और बड़े विचार भी। बड़े विचार जो समावेशी विचार होते हैं वही बड़े विचार होते हैं, और वो विचार के हम लोग परिपोषक हैं। और उसी के तहत हमें कोई शौक नहीं है, या कोई बड़ा पत्रकार बनने का कोई ये भी नहीं है कि हम पत्रकार कहलाएंगे, या बड़े टेलीविजन पे आ गए तो स्टार प्रचारक या स्टार पत्रकार की हम भूमिका भी नहीं जानना चाह रहे। हाँ, वो विमर्श ले आना चाह रहे हैं जो सही मायने में जहां से कोई रोशनी निकल पाए। और ये जो भी बातें आई हैं, वो ने कुल मिला के और उस रोशनी की ओर इंगित कर रहे हैं कि ये अभी भी उम्मीद बाकी है। और ये और बात है कि कुछ देर के लिए अफीम कुछ देर के लिए असर करेगा, लेकिन वो कितनी देर तक का है वो अभी देखना है। लेकिन इसके अलावा जो रोजी रोटी, जो जीवन के रोजमर्रा के जो सवाल हैं, वो सबको जूझना पड़ता है, चाहे उनके भक्त हों या उसके ना भी हो। तो वो जो बेसिक बुनियादी जो सवाल हैं, जिस पे हम सबको उस दिशा में थोड़ा सा भी यदि हम रास्ता दिखा पाए या बता पाए या कुछ भी ले जा पाए, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी हमारी। दूसरा जो अभी इलेक्शन मैनेजमेंट को लेके या पूरी जो प्रक्रिया है उसकी मतलब अब कोई शंका नहीं बचा। जो भ्रम की स्थिति थी कि हाँ शायद शायद नहीं, अब देख लिया कि भाई बिल ले आके आपने अपने वाला आदमी बैठा दिया,
आपने जहाँ वोटिंग मशीन बनती है वहां अपने लोग बैठा दिए और उसका प्रूफ भी आ गया। तो अब कोई शंका नहीं बचा कि कोई उसको क्लियर करे। ये सीधे सीधे लोकतंत्र और लोकतंत्र के जो बुनियादी तत्व हैं उस पे ही हमला है। और ये एक तरह का राजद्रोह है। यहाँ से इस राजद्रोह के खिलाफ हम यही कहेंगे कि अभी चाहे कोई भी संस्थान भले उनके पक्ष में हो या उनके दबाव में हो, जनता फिर भी आज जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो अ, मतलब बहुसंख्यक जनता हम लोग जिस तरह से सोच रहे हैं या जिस चिंता में है वो बहुसंख्यक जनता उसी तरह से सोच रही है, देख रही है, समझ रही है। थोड़ा सा हमें टार्च की रोशनी या जुगनू की रोशनी हमें दिखाने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी रोशनी आएगी कि ये जो जो अंधकार है वो अपने आप कहाँ बिला जाएगा, वो आने वाले समय में पता ही नहीं चलेगा। और फिर लोग शायद वो जो अफीम के नशे में है बाद में पछताएंगे कि हमने गलत जगह पे गलत लोगों के साथ खड़े थे। तो आज का विमर्श का आज हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इस इलेक्शन के माध्यम से या इलेक्शन के जो गड़बड़ियां हैं या इलेक्टोरल पूरे प्रोसेस की जो गड़बड़ियां हैं इसके माध्यम से उस पूरी जो प्रक्रिया है इस सत्ता संरचना की या परतें हैं उसका कुछ परतें हम लोगों ने खोलने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो भी परतें हैं वो खुल के आ जाएं, बाहर आ जाएं, तो शायद एक नई बयार बह पाए। तो तब तक के लिए हम दर्शकों से भी फिर से आग्रह करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हम इसको और ज़्यादा बेहतर बना पाएं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।